हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो मिनी टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे अगर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको सीजी मिनी टेस्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ मिनी टेस्ट का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें अभी तक 5 वीडियोज़ जो है ऑलरेडी उसमें अपलोड किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप प्लीज़ जाके उन सबको देखें और अपनी जो तैयारी है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो है मेरे खुद के द्वारा तैयार किए गए प्रश्न हैं, ठीक है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। तो एक बार आप जरूर जाके टेस्ट लगाएं, आपके लिए हमेशा जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। ये जो मिनी टेस्ट है वो किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जो सीजी व्यापम या सीजीपीएससी के द्वारा लिया जाता है सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो सहकारी बैंक भर्ती का एग्ज़ाम हो या कृषि मंडी बोर्ड का जो होने वाला है या फिर प्रयोगशाला परिचारक का होने वाला है, कांस्टेबल भर्ती, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी 3 स्थानों पर एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। कितने स्थान पर? 3 स्थानों पर। ये तीनों स्थान यहाँ पे दिया है, तो उसमें आपको सबसे पुराना वाला बताना है कि सबसे पहले और सबसे पुराना कौन सा स्थान है जहाँ पे एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, थोड़ा सा एनटीपीसी के बारे में जान लो। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका स्थापना जो हुआ था सन 1975 में हुआ था, ठीक है। और इसका अगर हेड क्वार्टर देखोगे तो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है उनका नाम याद रखिएगा, गुरदीप सिंह, ठीक है। गुरदीप सिंह जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है। इतना आपको एनटीपीसी के बारे में याद रखना है, ठीक है। 2010 में इस एनटीपीसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया था, याद रखिएगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में जो सबसे पुरानी शाखा है एनटीपीसी का वह जो है एनटीपीसी जमनीपाली अर्थात कोरबा के अंदर संचालित है, ठीक है। कहाँ? कोरबा के अंदर जो एनटीपीसी जमनीपाली है वो सबसे पुराना संचालन छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्थापना की बात करूँ तो इसका स्थापना सन 1975 में, सॉरी 75 नहीं, सन 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे जो उत्पादन का कार्य जो शुरू हुआ था 1983 के अंदर हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कब? 1983 में इसका हुआ था। ये कोयले पर आधारित एक संयंत्र है और इसका अगर पूछ देना कि इसका जो स्थापना कौन से देश की सहायता से हुआ था तो जर्मनी की सहायता से इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और इस जो संयंत्र है जो जमनीपाली एनटीपीसी जो है, इसमें अगर बोला जाए, अगर आपसे पूछ दे कि इसकी पानी की पूर्ति कहाँ से किया जाता है तो कोरबा के अंदर जो मिनी माता बांध है, ठीक है, कोरबा के अंदर जो मिनी माता बांध है जो हसदेव नदी पर है वहाँ से पानी की पूर्ति हो जाती है। और कोरबा में ऑलरेडी कोयले की बहुत सारे खान्स हैं, माइंस हैं, तो वहाँ से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा। कब? तो ये एनटीपीसी जमनीपाली जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना वाला है, ठीक है। अगर ये एनटीपीसी सीपत की बात करूंगा तो इसका स्थापना सन 2002 ईस्वी में हुआ था और इसका उत्पादन कार्य जो है 2008 से, ठीक है, 2008 से उत्पादन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। एक चीज़ अगर आपसे पूछता है कहीं कभी भी कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र एनटीपीसी संयंत्र कौन सा है तो एनटीपीसी सीपत वाला ही है। क्या बोल रहा हूँ कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीकी पर आधारित देश का पहला संयंत्र कौन सा है तो एनटीपीसी सीपत है। इस चीज़ को आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए कोयला की जो पूर्ति होती है, जो दीपका जो कोरबा के अंदर ही है वहाँ से कोयले की पूर्ति हो जाती है और जल की पूर्ति जो है हसदेव बैराज से हो जाती है, ठीक है। एनटीपीसी जो लारा रायगढ़ के अंदर स्थित है, इसका स्थापना सन 2014 में हुआ था और उत्पादन जो है इसका जो प्रथम यूनिट था उसका उत्पादन सन 2019 से शुरू हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है। कच्चे माल के रूप में कोयला रायगढ़ से ही मिल जाता है और जल जो है साराडीह बैराज से जल की आपूर्ति होती है इसके लिए। तो जितना भी मैंने बताया यहाँ पे एनटीपीसी के बारे में, तो ये सब को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार से आपके लिए बना देते हैं और कन्फ्यूजन के मारे रिवीजन के बिना ये सब छूट जाता है। तो जितना भी मैंने डाटा बताया और जो कुछ भी मैंने बोला उसको भी थोड़ा सा सुन के नोट डाउन कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब हम शुरू करते हैं, दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आज का। दूसरा प्रश्न जो है ये मैंने बैगा जनजाति से लिया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बैगा जनजाति में 9 वर्षों के
बाद मनाया जाता है। ठीक है, जैसे ही 9 वर्ष पूरा होता है और 10वें वर्ष कह लो कि ये इस चीज़ को मनाया जाता है, मतलब प्रत्येक 9 वर्ष के बाद मनाया जाता है। देवली, पंचम नवाखाई, नवाखाई या फिर मोहत्ती नवाखाई, इसमें से कौन सा ऐसा जो है बैगा जनजाति, ये चारों के चारों जो है बैगा जनजाति वाला द्वारा त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन 9 वर्ष के बाद कौन सा मनाया जाता है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मोहत्ती नवाखाई है ऑप्शन नंबर डी, ये ऐसा त्यौहार है जो प्रत्येक 9 वर्षों के बाद से इसको मनाया जाता है। ठीक है, इसको अगर पूछा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो जब कार्तिक की पूर्णिमा होती है, ठीक है, 9 वर्ष के बाद, तब वहाँ पे इसको मनाया जाता है। ये अभी बैगा जनजातियों के अंदर भी जो केवल पुरुष होते हैं, ये पुरुष के द्वारा ही इसको मनाया जाता है। वहीं ये देवली जनजाति जो देवली जो त्यौहार है, ये बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें एक्चुअली में क्या है कि जो खेत होते हैं ना, खेतों में जो उगे हुए फसल होते हैं, ठीक है, खेतों में जो उगे फसल होते हैं उसी को बैगा जनजातियों में देवली कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये जो देवली त्यौहार है ये हरेली के बाद मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो हरेली के बाद देवली को मनाया जाता है। ये पंचमी नवाखाई जो है ये भादो माह में मनाया जाता है। ठीक है, कब, भादो माह के जो पंचमी का दिन आता है, ठीक है, भादो माह का जो पंचमी होता है उस दिन पंचमी नवाखाई मनाया जाता है। और इसके, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि ये नवाखाई जो है ना, ये भी भादो माह में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो भादो माह के नवमी के दिन क्या मनाया जाता है, नवाखाई मनाया जाता है। और उससे 4 दिन पहले अर्थात पंचमी के दिन पंचमी नवाखाई भादो माह के अंदर ही मनाया जाता है। ये सभी के सभी त्यौहार जो है बैगा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। देखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बैगा जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाले बहुत सारे त्योहारों का एक पूरा लिस्ट वहाँ पे आपके लिए अटैच कर दिया हूँ, तो आप उसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने बैगा जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाले जितना भी यहाँ पे त्यौहार है, इंपॉर्टेंट त्यौहार है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है कि ठीक है कि ये 30 त्यौहार जो है यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, किस उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं और कौन से महीने में मनाए जाते हैं और अंग्रेजी माह में अगर देखा जाए तो कब। ये पूरा चीज़ आपको एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी थोड़ा सा न्यूज़ में था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया कि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ संस्कृत विधान मंडलम का गठन कब किया गया था, 2003 में, 2001 में, 2009 में या फिर 2000 में। इस छत्तीसगढ़ संस्कृत विधान मंडलम का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा इस छत्तीसगढ़ विधान मंडलम का गठन ये 2003 में किया गया था। कब, 2003 के अंतर्गत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जो संस्कृत की शिक्षा है और भाषा की प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, संस्कृत की शिक्षा और जो संस्कृत भाषा इसकी प्रतिष्ठा के लिए, इसको प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ संस्कृत विधान मंडलम का स्थापना किया गया था। इसके जो अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ संस्कृत विधान मंडलम जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा सुरेश कुमार शर्मा। ठीक है, सुरेश कुमार शर्मा जी हैं, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसका अगर मुख्यालय बोल दे, हेड क्वार्टर, तो याद रखिएगा रायपुर में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जो है, क्या बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय मुक्त मतलब ओपन विद्यालय, ठीक है, मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ये जो है इसके द्वारा इसको अभी मान्यता प्राप्त हो गया है, किसको, छत्तीसगढ़ संस्कृत विधान मंडल को। अब क्या हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ संस्कृत विधान मंडल है इसे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के लिए अधिकृत सूची में इसको शामिल कर दिया गया है, इसलिए अभी ये न्यूज़ में था। तो याद रखिएगा 2003 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान अध्यक्ष को आपको याद रखना और हेड क्वार्टर याद रखना। ठीक है, तो चलिए अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो हैं ये एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सब आपसे कभी भी कहीं भी ये सब एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चंस को मैं एवरग्रीन क्वेश्चन कहता हूँ, क्योंकि ये स्टैटिक वाला जो जीके होता है
उसमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं, जो एक बार अगर आप याद कर लिए तो आपको हमेशा के लिए ये काम आता है। ठीक है, प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, और जो नए जो तैयारी करने वाले हैं, जो फ्रेशर है, उनके लिए एकदम नया हो जाता है, भूल जाते होंगे, लेकिन जो पुराने हैं उन सबको तो पता ही होगा। परंतु यहाँ पे मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्ड बताऊंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको आप याद रखेंगे। क्या बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। ये सब आपको पता होगा क्या, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है, अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान नहीं, अचानकमार ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देखिए सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्रथम और सबसे पुराना कह लो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है, इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुआ था सन 1978 ईस्वी में हुआ था। ये किस जिले में है पूछ दे तो ये है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल जो है 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बीच से इंद्रावती नदी गुजरती है, और उसी के नाम पर ही इस उद्यान का नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर वन्य जीव की बात कर ले तो यहाँ पर आपको बाघ, चीता, बारहसिंगा, जंगली सुअर, उड़न गिलहरी, ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर आपको एक गेम सेंचुरी मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एक गेम सेंचुरी मिलेगा जिसको हम कहते हैं कुटरू। ठीक है, क्या कहते हैं, कुटरू गेम सेंचुरी। कहाँ है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए क्या, कि यहाँ पर सन 1983 में, कहाँ, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ही सन 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। कब, 1983 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। ठीक है, और सन 2009 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। क्या बोल रहा हूँ, टाइगर रिजर्व का दर्जा कब, 2009 में, और प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था, 1983 के अंदर घोषित किया गया था। मतलब आप कह सकते हो कि जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है यही छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर था। ठीक है, प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही चलाया गया था। अब थोड़ा सा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो इसका स्थापना सन 1981 में हुआ था। इसका जो पुराना नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, जिसको 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 2001 को इसका नाम बदल करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर, इन 3 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, और यह कुल 1440 या कई बार से 1441 वर्ग किलोमीटर के अंदर यह फैला हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये जो कह सकते हो कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, परंतु सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखा जाए तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इतना चीज आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थापना सन 1982 में, अगर डेट की भी बात कर दे तो 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1982 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, और ये जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आपको देखने को मिलेगा। इसका विस्तार जो है 200 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे पुराना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है इतना। और जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसके बीचों बीच से कांगेर नदी बहती है, और इसी के नाम पर इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। यहाँ से अगर देखेंगे तो पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रिसस बंदर, ये सब मिलते हैं। तो ये तीनों नाम को भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर भैंसा दरहा नामक एक स्थान है। क्या, भैंसा दरहा नामक एक स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही एक कुटुमसर गुफा है। ठीक है, क्या है, कुटुमसर गुफा है,
जिसमें अंधी या फिर कानी मछलियां पाई जाती हैं, और इन मछलियों का नाम शंकराई मछली रखा गया है। ठीक है, इसी क्षेत्र में आपको एक बटरफ्लाई पार्क भी स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको 1982-85 में, क्या बोल रहा हूँ, 1982 से 85 में इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो वर्तमान में अभी लागू नहीं है, वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरा जानकारी जो आपको राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में मिल गया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, आपका रिवीजन यहाँ से हो गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अचानकमार, ये अचानकमार क्या है, एक तरह से टाइगर रिजर्व है वर्तमान में। ठीक है, और ये जो आपको मिलेगा मुंगेली जिले के अंदर मिलेगा। ठीक है, 2009 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में चलाया गया था। तो ये सब आपको जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम पांचवा प्रश्न आज का देख लेते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न जो है ये थोड़ा सा करंट अफेयर से भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में देश में कुल लघु वनोपज कितना प्रतिशत, मतलब छत्तीसगढ़ देश के कुल लघु वनोपजों का कितना प्रतिशत संग्रहण किया जाता है। ठीक है, मतलब कुल देश भर में जितना भी लघु वनोपज का संग्रहण होता है उसका कितना प्रतिशत केवल छत्तीसगढ़ के अंदर संग्रहण किया जाता है। 51%, 74%, 85% या फिर 61%। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर से भी है और कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कब के लिए, जैसे कि अभी मैं इसको अक्टूबर 2023 में बना रहा हूँ, तो अगर इन फ्यूचर अगर इस वीडियो को आपको देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, पूरे देश में जितना भी 100% जो लघु वनोपज का संग्रहण हो रहा है उसका सबसे अधिक जो संग्रहण होता है वो छत्तीसगढ़ के अंदर ही होता है। तो इस पूरे 100% का 74% जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर ही संग्रहण होता है। ठीक है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे बड़ा वनोपज संग्राहक राज्य है। इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा, जहाँ पे 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है और देश में अव्वल स्थान रखता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ समय पहले जो तेंदुपत्ता संग्रहण होता था, क्या बोल रहा हूँ, तेंदुपत्ता का जो संग्रहण होता था उसका जो समर्थन मूल्य मिलता था प्रति मानक बोरा, वो 2500 रुपये मिलता था। कितना मिलता था, 2500 रुपये, जिसको अब बढ़ा के प्रति मानक बोरा कितना कर दिया गया है, 4000 रुपया। मतलब एक बोरे में 4000 रुपया जो है प्रति मानक बोरा पर पैसा, मतलब रुपये प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखिए शुरुआत में जब कितना था, तो छत्तीसगढ़ के अंदर लघु वनोपजों की संख्या 7 था। कितना था, 7 था, और इस 7 को बढ़ा के अगर वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये 67 कर दिया गया है। 60 और भी लघु वनोपज की दर्जा प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 6 लाख, ठीक है, 6 लाख लघु वनोपज संग्राहक हैं। इनकी संख्या कितनी है, 6 लाख। कब, अगले 2022-23 की जो मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में 6 लाख हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ याद रखिएगा, वन अधिकार के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ कौन सा अग्रणी स्थान है, मतलब पहला है। किसमें बोल रहा हूँ, वन अधिकार के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ पहला स्थान रखता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करके लिखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जितना भी 67 लघु वनोपज हैं, इन सब के लिए एक समर्थन मूल्य डिसाइड किया गया है। ठीक है, सबके लिए समर्थन मूल्य डिसाइड किया गया है, और लघु वनोपज का दर्जा देने का फायदा ही यही होता है कि सबके लिए एक समर्थन मूल्य डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने रेट पर प्रति किलो आपसे ये खरीदा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में वो कौन सा लघु वनोपज है जिसका समर्थन मूल्य सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा 650 रुपया के साथ जो सफ़ेद मूसली कंद होता है, क्या बोल रहा हूँ, सफ़ेद मूसली कंद। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जा सकता है। ये सफ़ेद मूसली कंद जो सुखा के जब इसको बेचा जाता है, ठीक है, सूखा हुआ रहता है, तो इसको 650 रुपया प्रति किलो समर्थन मूल्य प्राप्त है, जो कि सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है, तो इतना पूरा डाटा जो है समर्थन मूल्य से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब हम 7वां प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से ये पूरा यहाँ पे इसको समझेंगे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है, नागपुर पर
ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? ब्रिटिश अधीक्षक या फिर कई बार से ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट होता है, ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, सुपरिंटेंडेंट बोल दे या फिर ब्रिटिश अधीक्षक बोल दे, ठीक है, आपको वही चीज़ें आंसर देना है। तो यह सिंपल सा इसका मतलब ये है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 1818 से लेके 30 तक ब्रिटिश ब्रिटिश के नियंत्रण की, या ये जो 1818 से 1830 का जो समय है ब्रिटिश नियंत्रण काल होता है, क्योंकि उस समय जो नागपुर का जो शासन था भोसला साम्राज्य था, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ नागपुर भोसला राज्य के अंतर्गत आता था, और जो नागपुर का भोसला जो राज्य था वो ब्रिटिश संरक्षण में चला गया था 1818 से 30 के बीच में, क्योंकि जो रघुजी तृतीय थे उस समय बालक ही थे, ठीक है, तो उस समय चला गया था। तो उस समय छत्तीसगढ़ पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश अधीक्षकों का क्या बोलते हैं नियुक्ति किया जाता था। तो पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे आपको वो बताना है, कैप्टन एग्न्यू, कैप्टन एडमंड, कैप्टन शेंडिस या फिर कैप्टन क्राफर्ड, कौन थे आपको ये बता देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा शायद, बट मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन एडमंड जो थे वो छत्तीसगढ़ के अंदर प्रथम सुपरिटेंडेंट जो थे कैप्टन एडमंड थे, ठीक है, जो कि 1818 में इनको बनाया गया था, ठीक है, याद रखना है आपको। इनके समय 1818 में डोंगरगढ़ के जो जमींदार था वो यहाँ पे विद्रोह हुआ था, ठीक है। जो कैप्टन एडमंड थे इन्होंने अपनी जो इनकी राजधानी थी, ठीक है, उनके जब अधीक्षक थे तो राजधानी जो थी वो कहाँ थी, रतनपुर थी। तो आपको इतना सारा चीज़ कम से कम इनके बारे में याद रखना है। और जो कैप्टन एग्न्यू थे ये दूसरे नंबर के थे, जो 1818 से लेके 1825 में, ठीक है। ये जो कैप्टन एडमंड थे इनकी मृत्यु हो गई थी बहुत जल्द ही, 1818 में ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1818 से 25 के बीच में कैप्टन एग्न्यू जो थे वो छत्तीसगढ़ के दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक बन के आ गए। इन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया, अपनी राजधानी को 1818 में ही रतनपुर से कहाँ उठा कर ले आया, रायपुर के अंदर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। कब, 1818 में। ये भी कई बार से पूछा गया तो आपको याद रखना चाहिए। जो ये कैप्टन एग्न्यू थे इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, ठीक है। जो कुछ मैं थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है तो ये सब थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। ये कैप्टन एग्न्यू के बारे में कुछ याद रखिए, जैसे कि जो कैप्टन एग्न्यू के आने से पहले छत्तीसगढ़ के अंदर 27 परगने थी, ठीक है। इस 27 परगनों को उन्होंने क्या किया, सीमित कर दिया और 8 परगनों में उसको बदल दिया था। बाद में एक 9वां और जोड़ दिया गया था, 9वां जो है बालोद के रूप में जोड़ा गया था। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा गया था जाता है कि 9वां जो परगना था वो कौन था, ठीक है। बाकी 8 जो था, रायपुर था, रतनपुर था, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खरौद, राजरा, ये सब था, ठीक है। याद रखिए सबसे बड़ा अगर परगना पूछ दे तो याद रखिएगा सबसे बड़ा परगना रायपुर था, ठीक है, और सबसे छोटा जो था रजहरा था। और 9वां परगना कौन था, बालोद था, आपको याद होना चाहिए। 1820 में इसको शामिल किया गया था, कब, 1820 के अंदर। तो ये सब कैप्टन एग्न्यू के बारे में। एक चीज़ याद, और कैप्टन एग्न्यू में एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, क्या कि इन्होंने जब अपना प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया तो ये जो पटेल का पद होता था, ठीक है, भोसला शासन के समय जो पटेल का पद होता था इसको इसने समाप्त कर दिया था। और साथ ही साथ जो गौटिया का पद होता था, ठीक है, गौटिया के पद को यथावत बने रहने दिया, लेकिन जो पटेल का पद था उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और भी पद की नियुक्ति किया था जिसमें बरार, पांडे, पोतदार, अमीन ये सब होते थे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और जो ये कैप्टन एग्न्यू थे ये मुद्रा विनिमय को, वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय को बढ़ावा देते थे। अब थोड़ा सा कैप्टन शेंडिस के बारे में जान लीजिए कि जो कैप्टन शेंडिस हैं ये तीसरे नंबर पे आए और 1825 से लेके 1828 तक ये छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में कार्यरत रहे। छत्तीसगढ़ के अंदर इनका योगदान क्या है कि छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत किया था, ठीक है। डाक तार व्यवस्था की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किसने किया था, कैप्टन शेंडिस ने ही किया था। और कैप्टन शेंडिस ने ही क्या किया था, छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी, ठीक है, याद रखिएगा, ताहूतदारी प्रथा की भी शुरुआत इन्होंने ही किया था, ताहूतदारी प्रथा की, ठीक है। इन्होंने 2 ताहूतदारी का निर्माण कराया था, कौन कौन सा, तो एक था लोरमी, ठीक है, जिसका इन्होंने 1826 में शुरू किया था, और दूसरा जो था तरेंगा,
ठीक है, जो कि 1828 में। तो लोरमी और तरेंगा नामक 2 ताहूदारियों की स्थापना किसने किया था? कैप्टन सैंडिस। और आपको लास्ट का एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कैप्टन क्राफर्ड थे ये छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे। कैप्टन क्राफर्ड ये जो थे 1828 से लेके 1830 तक इनका कार्यकाल रहा, 1828 से 1830 तक, और ये अंतिम थे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो ब्रिटिश संरक्षण जो था 1830 के बीच में वो समाप्त हो गया था। और फिर क्या हुआ, ये अंतिम थे कैप्टन क्राफर्ड। इसके बाद एक डेट याद रखिएगा कि 27 दिसंबर 1829 की बात होती है। इसमें जो अंग्रेजों का और जो भोसला शासक थे रघुजी तृतीय, उनके बीच में क्या होता है? एक संधि होता है। संधि के बाद 6 जून 1830 को जो सत्ता था उसको जो है रघुजी तृतीय को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जैसे ही फिर भोसला शासकों के अंतर्गत इसका शासन चला जाता है ब्रिटिश शासन के बाद 1830 के बाद, तो फिर क्या होता है? छत्तीसगढ़ को कैसे चलाया जाए? तो छत्तीसगढ़ में एक अधिकारी नियुक्त किया था रघुजी तृतीय ने, जिसका नाम था कृष्णराज अप्पा। ठीक है, तो ये आपको इतना सारा चीज़ याद होना चाहिए था। ठीक है, उम्मीद है देखिए वीडियो थोड़ा हो सकता है लेंदी हो जाए, बट यहाँ पे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न है आज का कि मराठा कालीन शासन व्यवस्था में परगने का आय व्यय का हिसाब कौन रखता था? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है क्या? अब मराठा कालीन शासन व्यवस्था में जो परगने की आय व्यय की हिसाब कौन रखता था? फडणवीस, गौटिया, कमाविसदार या फिर पोतदार, कौन रखता था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे चारों के चारों जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मराठा शासनकालीन व्यवस्था के अंदर। इस सबके चारों के बारे में एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पोतदार होता था, ठीक है, ये पोतदार ही परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था। इसको एग्जाम में पूछा गया है। और इस पोतदार की सहायता के लिए एक और पद की नियुक्ति की गई थी जिसका नाम था बरार पांडे। ठीक है, बरार पांडे क्या करता था? ये पोतदार के सहयोग के लिए नियुक्त किया गया था। वहीं जो ये फडणवीस था, ठीक है, ये परगने का आय व्यय का हिसाब रखने का जो सर्वोच्च लेखाधिकारी था। ठीक है, सर्वोच्च लेखाधिकारी, या फिर कह सकते हो कि मराठा कालीन जो राजस्व अधिकारी था। ठीक है, मराठा कालीन जो राजस्व अधिकारी होता था वही कौन होता था? फडणवीस होता था। ठीक है, हालांकि जो पोतदार है ये भी परगने का आय व्यय का हिसाब रखता था। ठीक है, लेकिन उसमें जो सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था? फडणवीस। ठीक है, जो कि राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, जो गौटिया है याद रखिएगा ये ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च था। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर जो सर्वोच्च पद था वो कौन था? गौटिया का पद था। ये ग्रामीण शासन का संचालन करने का कार्य करता था। और कलचुरिन काल में, जो कलचुरी काल था उस समय भी गौटिया का पद होता था, और मराठा काल में भी ये यथावत बना रहा। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा पद था जो कलचुरी कालीन पद है परंतु मराठा शासनकालीन के समय भी यथावत बना रहा था, तो वो था गौटिया। ठीक है, और एक याद रखिएगा कमाविसजोदार था, ये परगना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। क्या बोल रहा हूँ? किसी परगने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कमाविसदार। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था, कि अपने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये सब यही जिम्मेदार होता था कमाविसदार। साथ ही साथ इसको नागरिक, सैनिक और वित्तीय दायित्वों का भी वहन करना होता था। तो ये आपको ये पूरा याद रखना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको अपने क्वेश्चन में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है।